अगर आज की सुर्खियां पढ़े ना तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बेहतरीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल, कागज पर तो तस्वीर बहुत ही शानदार दिखती है। एकदम, मतलब खबरें आती हैं कि अर्थव्यवस्था 7 या 8% की रफ्तार से दौड़ रही है, शेयर बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। कागज पर या कह लें कि जीडीपी के आंकड़ों में ना एक बहुत ही चमकती हुई छवि दिखाई देती है। लेकिन अ, लेकिन अगर अखबार बंद करके खिड़की के बाहर देखा जाए तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी नजर आती है। स्थानीय बाजारों में छोटी दुकानें संघर्ष कर रही हैं। दिहाड़ी मजदूरों की आमदनी पिछले कुछ सालों में मतलब वो वहीं की वहीं रुकी हुई है। सही कहा। और रोजगार के लिए जो युवाओं की लंबी कतारें हैं वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि अगर देश इतनी तेजी से अमीर हो रहा है तो वो अमीरी आखिर जा कहाँ रही है। आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा इसी विरोधाभास को डिकोड करने पर है। और देखिए, इस विरोधाभास को समझना सिर्फ अर्थशास्त्रियों का काम नहीं है, ये समाज की बुनियादी हकीकत है। अक्सर होता क्या है कि हम जीडीपी के उस एक औसत आंकड़े को पूरी सच्चाई मान लेते हैं। हाँ, वो जो एवरेज नंबर होता है। एग्जैक्टली। लेकिन औसत आंकड़े बहुत कुछ छिपा ले जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक कमरे में 9 आम लोग बैठे हैं। ठीक है। और अचानक वहां देश का सबसे अमीर व्यक्ति आ जाए, तो गणित के हिसाब से उस कमरे की औसत आय करोड़ों में हो जाएगी। अरे हाँ, वो तो एकदम से ऊपर भाग जाएगी। लेकिन क्या इससे उन 9 लोगों की असल जिंदगी में कोई बदलाव आया? बिल्कुल नहीं। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इसी छिपी हुई सच्चाई को सामने लाता है। बिल्कुल। और इस वास्तविकता को बहुत ही गहराई से सामने रखा है नृपेंद्र अभिषेक निप ने अपने एक बेहद विचारोत्तेजक लेख में। लेख का शीर्षक है आर्थिक विषमता की गहरी होती खाई। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि इस तेज आर्थिक वृद्धि के दावों के बावजूद समाज के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए समृद्धि क्यों रुकी हुई है। आखिर इसके पीछे वो कौन सी मशीनरी काम कर रही है जो एक वर्ग को तो लगातार ऊपर धकेल रही है जबकि दूसरे को नीचे की ओर खींच रही है। हाँ, और इस तंत्र को समझने के लिए ना लेख में एक बहुत ही सटीक तकनीकी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसे कहते हैं के शेप्ड रिकवरी या के आकार का आर्थिक विकास। अच्छा, के शेप्ड? जी। अब देखिए, जब विकास की बात होती है ना तो अमूमन दिमाग में एक सीधी ऊपर जाती हुई लकीर आती है ना। हाँ, एक बढ़ता हुआ ग्राफ। बिल्कुल। लेकिन ये के अक्षर का आकार अपने आप में एक पूरी कहानी है। अगर इस के को ध्यान से देखा जाए तो एक लकीर तेजी से ऊपर की तरफ भाग रही है और ठीक उसी बिंदु से एक दूसरी लकीर नीचे की तरफ गिर रही है। तो ये के आकार असल अर्थव्यवस्था में कैसे काम कर रहा है, इसे अगर हम एक उदाहरण से समझें। मैं सोच रही थी कि ये कुछ स्मार्टफोन के उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह लगता है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जो ऊपरी भुजा है ना, वो एक ऐसा लेटेस्ट स्मार्टफोन है जिसे लगातार नए सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहे हैं। वो तेज हो रहा है, उसमें नए नए फीचर्स आ रहे हैं। इस ऊपरी भुजा में वो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां हैं, डिजिटल इकोनॉमी में काम करने वाले लोग हैं और वो पेशेवर हैं जिनकी आय पहले से ही अच्छी खासी है। बिल्कुल, बहुत सही उपमा है ये, है ना। तो महामारी या कोई भी आर्थिक झटका इनके लिए सिर्फ एक छोटा सा रीस्टार्ट बटन था। एकदम सही। और दिलचस्प बात यह है कि इस ऊपरी वर्ग ने ना संकट के समय भी अपने पैसे को बढ़ाना सीख लिया है। उनके पास निवेश करने के लिए पूंजी थी, वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं थी। हाँ, उनका काम तो एक दिन के लिए भी नहीं रुका। एग्जैक्टली। और जब शेयर बाजार में गिरावट आई तो उन्होंने सस्ते में निवेश किया और बाजार उठने पर उनका धन कई गुना बढ़ गया। यानी आप कह सकते हैं कि इस वर्ग के पास हर झटके को सहने के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर्स मौजूद है। लेकिन जो उसके की निचली भुजा है वो उस पुराने स्मार्टफोन की तरह है जिसका हार्डवेयर अब नए सॉफ्टवेयर को सपोर्ट ही नहीं करता। हाँ, जो लगातार हैंग होता रहता है। बिल्कुल, वो क्रैश हो रहा है। इस निचली भुजा में वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, जैसे हमारे छोटे और मंझोले व्यवसाय जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, सड़कों पर ठेला लगाने वाले और वो पूरा असंगठित क्षेत्र जो किसी तरह बस अपना गुजारा कर रहा है। सही कहा। जब महामारी जैसा कोई शॉक आता है ना, तो इनके पास कोई शॉक एब्जॉर्बर नहीं होता। इनकी आमदनी सिर्फ कम नहीं हुई है बल्कि कई मामलों में तो एकदम शून्य हो गई है और ऊपर से महंगाई ने इनकी बची खुची बचत को भी निगल लिया है। और यही वो जगह है जहां विषमता या इनइक्वालिटी एक बहुत गंभीर रूप ले लेती है। देखिए, ये सिर्फ इस बात का रोना नहीं है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं। तो असली समस्या क्या है?
असली समस्या ये है कि जो धन अर्थव्यवस्था में पैदा हो रहा है ना, वो बहुत तेजी से सिमट कर सिर्फ शीर्ष के कुछ प्रतिशत लोगों के खातों में जमा हो रहा है। मतलब जो पैसा पहले बाजार में घूमता था, एक छोटे व्यापारी से थोक व्यापारी के पास, वहां से मजदूर के पास, वो पैसा अब एक सीधी पाइपलाइन के जरिए सीधे बड़ी कंपनियों के पास जा रहा है। बाप रे, तो ये निचली लकीर बस नीचे ही क्यों जा रही है? मतलब क्या लोग मेहनत नहीं कर रहे? क्योंकि अक्सर ये तर्क दिया जाता है ना कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ऊपर उठेगा। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, लेकिन लेख इस धारणा को पूरी तरह चुनौती देता है। लेख बताता है कि कुछ ऐसी व्यवस्थागत या कह लें स्ट्रक्चरल खामियां हैं, कुछ ऐसी अदृश्य दीवारें हैं जो इन लोगों को वापस ऊपर उठने ही नहीं दे रही हैं। खास तौर पे असंगठित क्षेत्र को लेकर जो बात कही गई है, वो मुझे बहुत चुभने वाली लगी। बिल्कुल, असंगठित क्षेत्र की स्थिति को आप ऐसे समझिए जैसे कोई बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हो। उफ। जब तक रास्ता साफ है सब ठीक है। अब भारत की वर्कफोर्स का लगभग 80 से 90% हिस्सा इसी असंगठित क्षेत्र में आता है। इनके पास ना तो कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ना स्वास्थ्य बीमा है और ना ही कोई पेंशन जैसी कोई सोशल सेफ्टी नेट है। मतलब कोई सुरक्षा नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब कोई बीमारी आती है या काम बंद होता है तो उन्हें अपनी जेब से या फिर साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। आपको याद होगा महामारी के दौरान जो लाखों मजदूरों का रिवर्स माइग्रेशन हुआ था। हाँ, जहाँ लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव की तरफ लौटे थे, वो तो बहुत भयानक दृश्य था। वो सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, वो इस बात का सबसे बड़ा आर्थिक प्रमाण था कि इन मजदूरों के पास शहर में बिना काम के एक हफ्ता भी गुजारने लायक बचत या सुरक्षा नहीं थी। रुकिए, यहाँ ना मेरे जहन में एक बड़ा सवाल आता है। जी बताइए। हम हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विकास हो रहा है, रोज किलोमीटरों लंबी सड़कें बन रही हैं, नए एक्सप्रेसवे शुरू हो रहे हैं। हाँ, काम तो बहुत हो रहा है इस मोर्चे पर। और डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव में 5G नेटवर्क पहुंच गया है। आज एक छोटा सा सब्जी वाला भी QR कोड से पेमेंट ले रहा है। तो क्या सड़कों और इंटरनेट का ये जो जाल है, ये उस ग्रामीण शहरी विभाजन को मिटाने के लिए काफी नहीं है? मेरा मतलब है, क्या सिर्फ ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से केक की निचली भुजा अपने आप ऊपर नहीं आ जाएगी? देखिए, ये तर्क ना सुनने में बहुत ही लुभावना लगता है, लेकिन वास्तविकता की जमीन पर यह थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन केवल ईंट पत्थर का भौतिक ढांचा ही सब कुछ नहीं होता। इसे ऐसे समझे, एक बहुत शानदार एक्सप्रेसवे गांव को शहर से जोड़ देता है। गांव का एक युवा उस एक्सप्रेसवे के जरिए 2 घंटे में शहर पहुंच भी जाता है। ठीक है, पहुंच गया। लेकिन जब वो शहर पहुंचता है तो उसके पास न तो कोई विशेष कौशल है, यानी स्किल नहीं है, और ना ही वहां कोई ऐसा रोजगार है जो उसे एक सुरक्षित जीवन दे सके। वो शहर आकर भी उसी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है जहां उसका शोषण होता है। मतलब सड़क ने उसे अवसर तक पहुंचा तो दिया, लेकिन उस अवसर का फायदा उठाने की क्षमता उसके पास नहीं है। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये जो QR कोड वाला उदाहरण था, पेमेंट लेने से लेन देन आसान तो हो गया है, लेकिन इससे उस सबरी वाले की दैनिक आय तो नहीं बढ़ गई ना? वो तो अभी भी उतनी पैसे कमा रहा है। बिल्कुल सटीक। सड़कों और इंटरनेट ने एक्सेस बढ़ा दी है, पहुंच आसान कर दी है, लेकिन वैल्यू क्रिएशन यानी मूल्य निर्माण की क्षमता नहीं बढ़ाई है। जब तक उस युवा के पास बाजार की जरूरत के हिसाब से स्किल नहीं होगा और जब तक उस असंगठित मजदूर के लिए कोई सुरक्षा जाल नहीं होगा, तब तक इस नए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ सिर्फ और सिर्फ बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियां, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और जो पहले से संपन्न शहरी वर्ग है वही उठा पाएगा। बिल्कुल। और देखिए, बुनियादी ढांचे से परे एक और दीवार है जो शायद सबसे मजबूत है, लेकिन उस पर चर्चा सबसे कम होती है। जेंडर गैप या लिंग भेद। ये बहुत अहम मुद्दा है ना? अगर आधी आबादी उस आर्थिक रेस के ट्रैक पर ही न उतर पाए, तो कोई भी अर्थव्यवस्था अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंच सकती है? लेख में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है जिसे हम अक्सर ना सिर्फ एक सामाजिक मुद्दे की तरह देखते हैं। भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी दर, जिसे हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं, वो वैश्विक औसत के मुकाबले बहुत ही कम है। और इसके पीछे के कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहती,
बल्कि वो ढांचागत रुकावटें हैं जो उन्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देती। सुरक्षित परिवहन की कमी, काम करने की जगहों पर सुरक्षा का अभाव। हाँ, और सबसे बढ़कर चाइल्ड केयर या बच्चों की देखभाल की सुविधाओं का न होना। हमारे समाज में तो ये मान ही लिया गया है कि बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और ये सामाजिक मान्यताएं उनके लिए अदृश्य दीवारें बन जाती हैं। जब एक महिला घर पर ही रह जाती है तो वो सिर्फ अपनी आय नहीं खो रही होती, बल्कि देश की जीडीपी भी एक बहुत बड़े उत्पादक योगदान से वंचित रह जाती है। तो ये तो वही बात हुई कि आपके पास एक बहुत शक्तिशाली इंजन है, लेकिन आपने उसमें से आधे पिस्टन निकालकर बाहर रख दिए हैं। एग्जैक्टली। और फिर आप शिकायत करें कि यार ये गाड़ी तेज क्यों नहीं भाग रही। हाँ, एकदम सही बात है। अब देखिए, अगर बुनियादी ढांचा अकेला समाधान नहीं है तो एक चीज है जिसे हमेशा हर ताले की चाबी माना जाता है, और वो है शिक्षा। तो क्या मानव पूंजी या कह लें ह्यूमन कैपिटल का विकास इस गहरी होती खाई को नहीं पाट सकता? शिक्षा निस्संदेह सबसे बड़ा साधन है, लेकिन लेख इस बात पर बहुत जोर देता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली भी इस समय एक बहुत गहरे संकट से गुजर रही है। कैसे? अगर हम आंकड़ों को देखें तो साक्षरता दर बढ़ी है, हर गांव में स्कूल है और कॉलेज जाने वाले छात्रों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। हाँ, वो तो है। लेकिन यहाँ पहुंच और गुणवत्ता के बीच एक बहुत गहरी खाई है। जो शिक्षा एक संपन्न परिवार का बच्चा शहर के एक आधुनिक स्कूल में ले रहा है, और जो शिक्षा एक गरीब बच्चा गांव के स्कूल में ले रहा है, जहां शायद विज्ञान की प्रयोगशाला या कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। इस पूरी शिक्षा व्यवस्था की स्थिति को देखकर ना मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन सटीक तस्वीर आती है। बताइए। मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे विशाल और पुराने कारखाने की तरह है जो बस दिन रात चल रहा है। ये कारखाना हर साल लाखों की तादाद में डिग्री नाम के प्रोडक्ट्स बाजार में उतार रहा है। छात्र कई साल इस कारखाने में मेहनत करते हैं और एक डिग्री लेकर बाहर निकलते हैं। लेकिन जब वो बाजार में यानी आधुनिक इंडस्ट्री के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो इंडस्ट्री कहती है, माफ कीजिए, हमें इस मॉडल की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसा हो गया ना जैसे किसी को ऐसी करेंसी थमा दी गई हो जो उस देश में चलती ही नहीं है जहां वो खड़ा है। अरे वाह, ये आउटडेटेड करेंसी वाला उदाहरण तो इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। लेख में इसी समस्या को इंडस्ट्री मिसमैच या टैलेंट गैप कहा गया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आखिर इंडस्ट्री को क्या चाहिए और हमारे स्कूल कॉलेज क्या दे रहे हैं? आधुनिक उद्योगों को आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग हो, जो नई तकनीकों को जल्दी सीख सकें, जिन्हें डिजिटल सॉफ्टवेयर की समझ हो और जो समस्याओं का व्यवहारिक समाधान निकाल सकें। हाँ, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। बिल्कुल। लेकिन हमारी शिक्षा प्रणाली आज भी रटने पर, परीक्षा पास करने और सिर्फ एक कागज की डिग्री हासिल करने के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मतलब साक्षर होना यानी बस पढ़ना लिखना सीख लेना, और एम्प्लॉयबल होना यानी रोजगार के योग्य होना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। एकदम सही। साक्षरता तो सिर्फ एक किताब को बांच लेने की क्षमता है, लेकिन मानव पूंजी का मतलब है उस ज्ञान का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में कोई वैल्यू जोड़ना। और दूसरी तरफ लाखों युवा डिग्रियां लेके बेरोजगार बैठे हैं। इस कौशल संकट की वजह से अर्थव्यवस्था तो आगे बढ़ती रहती है क्योंकि ऊपरी भुजा उसे खींच रही है। हाँ। लेकिन युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी महज दर्शक बनकर रह जाती है। वे विकास के इस मैच को देख तो रहे हैं, लेकिन खेलने के लिए उनके पास सही ट्रेनिंग ही नहीं है। ये सच में एक बहुत चिंताजनक स्थिति है कि ये बीमारी कितनी गहरी है। मतलब के आकार का आर्थिक ढांचा, असंगठित क्षेत्र का वो बिना सीट बेल्ट वाला सफर, हाँ, ग्रामीण शहरी विभाजन की दीवारें, महिलाओं को रोकने वाली वो अदृश्य बेड़ियां, और आखिर में शिक्षा व्यवस्था का वो कारखाना जो आउटडेटेड करेंसी छाप रहा है। सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये सब एक ही गेंद का हिस्सा है। लेकिन देखिए, किसी भी विस्तृत चर्चा का सबसे अहम हिस्सा सिर्फ समस्याओं को गिनाना नहीं होता, बल्कि उनके समाधान ढूंढना होता है। तो लेख में इस गहरी होती खाई को पाटने के लिए क्या कोई स्पष्ट और व्यावहारिक रोडमैप सुझाया गया है? क्या कोई रास्ता है जिससे इसके की दोनों भुजाओं को एक साथ ऊपर की तरफ मोड़ा जा सके? हाँ बिल्कुल, लेख बहुत ही तार्किक तरीके से कुछ मजबूत समाधान पेश करता है। और इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है
आर्थिक विकास की दिशा में एक बुनियादी बदलाव, जिसे वो कहते हैं श्रम गहन विकास या लेबर इंटेंसिव ग्रोथ की ओर मुड़ना। इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। ये श्रम गहन विकास से असल में क्या मतलब है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 500 करोड़ रुपए का निवेश आता है। इस पैसे से एक डेटा सेंटर या आधुनिक सर्वर फार्म लगाया जा सकता है। ठीक है। ये सर्वर फार्म देश की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देगा, करोड़ों का मुनाफा कमाएगा। लेकिन इसमें काम करने के लिए सिर्फ 50 उच्च शिक्षित और पहले से अमीर इंजीनियरों की जरूरत होगी। हाँ, सिर्फ 50 लोग। इसे कहते हैं पूंजी गहन या कैपिटल इंटेंसिव विकास, जो सिर्फ के की ऊपरी भुजा को मजबूत करता है। दूसरी तरफ उसी 500 करोड़ रुपए से अगर कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग या फूड प्रोसेसिंग की कई इकाइयां लगाई जाएं, तो ये उद्योग शायद डेटा सेंटर जितना भारी मुनाफा न दें, लेकिन ये सीधे तौर पर 5000 से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। अरे वाह! और इसका असर सिर्फ उन 5000 लोगों तक सीमित नहीं रहेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब उन 5000 लोगों की जेब में हर महीने पैसा आएगा, तो वो स्थानीय बाजार में राशन खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। तो इससे एक माइक्रो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा और आखिरकार वो नीचे की लकीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगी। एकदम सही। यही वो तंत्र है जो धन को समाज के निचले तबके तक पहुंचाता है। दूसरा बड़ा समाधान जो लेख में सुझाया गया है, वो है प्रगतिशील नीतियां या प्रोग्रेसिव पॉलिसी लागू करना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाना। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्वास्थ्य बीमा, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी और बुढ़ापे के लिए कोई छोटी सही लेकिन निश्चित पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जब कोई नया हाईवे या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बने, तो नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट से स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले। ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़ी कंपनियां ही सारा कॉन्ट्रैक्ट ले जाएं। लेकिन यहाँ एक थोड़ा तीखा सवाल खड़ा होता है मेरे दिमाग में। पूछिए। अगर हम पूंजी गहन टेक सेक्टर से अपना ध्यान हटाकर श्रम गहन उद्योगों की तरफ ज्यादा मोड़ेंगे, तो क्या इससे वैश्विक स्तर पर हमारा नुकसान नहीं होगा? मतलब भारत की आज जो ग्लोबल पहचान है, वो एक आईटी हब या सॉफ्टवेयर सुपर पावर की है। हाँ, वो तो है। हमारी इसी अपर आम ने तो हमें दुनिया के नक्शे पर एक चमकती हुई छवि दी है। अगर हम वापस लेदर और टेक्सटाइल की बात करने लगेंगे, तो क्या वो चमक फीकी नहीं पड़ जाएगी? लेकिन इसका जवाब ये है कि ये किसी एक को चुनने की स्थिति नहीं है। मतलब आइदर और नहीं है। एग्जैक्टली। लेख का सुझाव ये बिल्कुल नहीं है कि हम टेक सेक्टर को बंद कर दें या अपनी सिलिकॉन वैली वाली छवि को खत्म कर दें। टेक सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही शक्तिशाली इंजन है, उसे तो पूरी रफ्तार से चलने देना चाहिए। बात सिर्फ एक संतुलन बनाने की है। बैलेंस की। हाँ, अगर अर्थव्यवस्था एक लंबी ट्रेन है, तो हम पूरी ट्रेन को सिर्फ एक इंजन यानी टेक सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते, खासतौर पर तब जब ट्रेन के पिछले डिब्बों में देश की आधी से ज्यादा आबादी बैठी हो। क्या बात है, बहुत सही उदाहरण है ये। हमें दोनों इंजनों को एक साथ चलाना होगा। जो युवा तकनीक में माहिर है, जो कोडिंग जानता है, उसे टेक सेक्टर में अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जिसके पास पारंपरिक कौशल है, जो हाथों से काम करना जानता है, उसके लिए श्रम गहन उद्योगों में रोजगार पैदा करना होगा। समावेशी विकास या इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ही यही है कि हर व्यक्ति, चाहे वो जिस भी स्तर पर हो, उसके लिए एक अवसर मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना भी तो इसी संतुलन का एक बड़ा हिस्सा है ना? एकदम। महिला सशक्तिकरण कोई सामाजिक खैरात नहीं है, मैं बता दूं, ये एक इकोनॉमिक गेम चेंजर है। अगर सुरक्षित माहौल, बेहतर परिवहन और चाइल्ड केयर सपोर्ट देकर महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ा दी जाए ना, तो कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि देश की जीडीपी में कई प्रतिशत का सीधा उछाल आ सकता है। वाओ! और अंततः मानव पूंजी में वास्तविक निवेश करना होगा। कागजी डिग्रियों से आगे बढ़कर युवाओं के स्वास्थ्य, पोषण और स्किल निर्माण पर पैसा खर्च करना होगा, ताकि वे उस आउटडेटेड करेंसी को लेकर ना घूमें, बल्कि आज के बाजार की जो असली जरूरतें हैं उन्हें पूरा कर सकें। तो अब हम इस बेहद गहन और दिलचस्प चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अगर इस पूरी बातचीत और नृपेंद्र अभिषेक नृप के इस लेख का सार निकाला जाए, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है जी, कि आर्थिक विकास का असली मूल्य सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों या शेयर बाजार के इंडेक्स में नहीं है। असली मूल्य तब साबित होता है जब वो विकास समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। एक चमकती हुई छवि तब तक अधूरी है जब तक कि नीचे की 50% आबादी अंधेरे में संघर्ष कर रही हो। बिल्कुल सही कहा।
असमानता को नज़रअंदाज करना सिर्फ नैतिक रूप से गलत नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जो आगे चलकर सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। यही इस लेख की सबसे बड़ी चेतावनी है। हमें इस मुगालते से बाहर आना ही होगा कि जो पैसा शीर्ष पर जमा हो रहा है वो ट्रिकल डाउन होकर, यानी रिस कर अपने आप गरीबों तक पहुंच जाएगा। हाँ, वो ट्रिकल डाउन थियरी अब काम नहीं करती। एकदम नहीं। व्यवस्था को सक्रिय रूप से ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो विकास को समावेशी बनाए, वरना ये खाई इतनी चौड़ी हो जाएगी कि इसे पाटना लगभग असंभव हो जाएगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सॉस मटेरियल के तथ्यों से परे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेचैन करने वाला विचार मेरे मन में आता है। हम उस के आकार की बात कर रहे थे जहां शीर्ष का वर्ग तेजी से ऊपर जा रहा है और धन कमा रहा है, जबकि निचला वर्ग लगातार अपनी क्रय शक्ति यानी खरीदने की ताकत खो रहा है। एक पल के लिए अर्थव्यवस्था को उसी मॉल की तरह देखते हैं जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। अगर के की निचली भुजा पर मौजूद उस 50% आबादी की खरीदने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई, तो आखिर क्या होगा? ऊपरी भुजा में बैठी वो बड़ी कंपनियां जो हजारों कारें, लाखों स्मार्टफोन और ढेरों कंज्यूमर सामान बना रही हैं, वो आखिर ये सब किसे बेचेंगी? बहुत बड़ा सवाल है ये। जब बाजार में वो आम खरीदार ही नहीं बचेगा जिसकी जेब में पैसे हों, तो क्या वो चमचमाते हुए मॉल और वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी एक दिन ठप नहीं पड़ जाएंगी? बिल्कुल पड़ जाएंगी। तो क्या ये बढ़ती हुई खाई सिर्फ गरीबों की समस्या है, या एक दिन ये उस ऊपरी वर्ग के पैरों तले से भी जमीन खिसका देगी? क्योंकि सोचने वाली बात है, जब इकोनॉमी के पहिए को घुमाने वाला कोई बचेगा ही नहीं, तो वो ऊपरी एस्केलेटर भी आखिर कब तक चलता रहेगा? इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विश्लेषण और ज़मीनी हकीकत के इन परतों के बीच आगे सोचने और समझने के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा बिंदु है।